हेलो। देखिए, आपका टीपीए चल रहा था और टीपीए में सेक्शन 6 पढ़ाया जा रहा था भाई। और सेक्शन 6 से भी आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। आपका मेंस में ही बनता है और प्री में भी मॉडल बताया गया था। और सेक्शन 6 में ही थोड़ा समय लगता है, उसके बाद तो थोड़ा कम समय लगेगा। देखिए, आपका धारा 6 ये बताई गई थी कि धारा 6 में उन संपत्तियों का उल्लेख किया गया है जिनका अंतरण किया जा सकता है, और उनका भी उल्लेख है जिनका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। यानी कि कुछ ऐसी संपत्तियां हैं जो अंतरणीय नहीं है, जिनका संक्रमण नहीं किया जा सकता, अर्थात जिन्हें न तो बेचा जा सकता है, न बंधक रखा जा सकता है, न दान दिया जा सकता है, न पट्टा किया जा सकता है इत्यादि। मैंने इनका विक्रय नहीं होगा। तो वे कौन कौन सी संपत्तियां हैं, उसी की लिस्ट हम बता रहे थे। बैठिए। उसी की लिस्ट हम बता रहे थे, और पहला बताया गया 6A में आपका प्रत्यक्ष वारिस की संपदा का उत्तराधिकारी होने की पॉसिबिलिटी। और इसमें आपका बताया गया था कि आपका इसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। और उदाहरण भी मैं बताया था, तर्क भी। इसी को याद रखिएगा जो प्री में पूछा जाता है, स्पेस सक्सेशन। स्पेस सक्सेशन का मतलब संभावित उत्तराधिकार अगर पूछे तो। भाई, स्पेस सक्सेशन या संभावित उत्तराधिकार का अंतरण संभव है कि नहीं, तो आप बताएंगे नहीं। तो संभावित उत्तराधिकार होता क्या है, फिर एक बार हम बता रहे हैं। संभावित उत्तराधिकार मतलब कि सक्सेशन में पाने की पॉसिबिलिटी अभी है, पाया नहीं है। और उदाहरण मैं बताया था, ए पिता है, इसके बाद बी पुत्र है, संपत्ति किसके नाम है, पिता की। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है पिताजी मरें और बिना बेचे उचे वसीयत किए मरें। तो किसको संभावना है कि संपत्ति मिलेगी, बी को। तो क्या बी इस संभावना का ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं, बिना मिले कर सकता है कि नहीं। तो मैं क्या बताया था, नहीं। इसके बाद दूसरा आपका किसी कुल्य की मृत्यु पर, कुल्य माने किसी संबंधी की मृत्यु पर वसीयती संपदा प्राप्त करने की जो संभावना है, उसका भी ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है, मैं कई कारण इसके बताए थे कि हो सकता है कि वसीयत लिखने के बाद फिर दूसरा वसीयत लिख दे, या हो सकता है कि वह संपत्ति पर लोन हो और पहले बैंक वाले वसूलेंगे, वसीयत लागू नहीं होगी। या हो सकता है कि वसीयत लिखे और उसके बाद व्यक्ति बेच दे, दान दे दे, तो दान और विक्रय लागू होगा, पहले वसीयत नहीं। यानी कि जब तक व्यक्ति मर न जाए और संपत्ति छोड़ कर न जाए, तब तक वसीयत में भी गारंटी नहीं है, बस संभावना ही है। कब वसीयत बदल दे कोई भरोसा नहीं है। अतः अभी संभावना केवल है कि आप वसीयती संपदा क्या कर सकते हैं, भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं, तो उसका ट्रांसफर संभव नहीं। इसके बाद जो 6A में अंतिम लाइन हम बता रहे थे कि इसी प्रकार की कोई अन्य संभावना मात्र, यानी कि जिन मामलों में केवल और केवल संभावना रहती है कि ये हो सकता है, गारंटी नहीं है, उन संपत्तियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो दो तीन संभावना वाली चीजें बताई जाए। पहला मछली वाला, और दूसरा आपका कह सकते हैं लॉटरी का टिकट। दो उदाहरण मैं बता रहा हूँ केवल संभावना पर। अगर कोई व्यक्ति लॉटरी का टिकट जीता है, तो ये श्योर नहीं है कि पैसा उसे मिल ही जाएगा, मात्र संभावना है कि पैसा क्या होगा, अभी मिल सकता है, अतः उसका ट्रांसफर संभव नहीं। दूसरा आपका ये आया कि एक मछुआरा नदी में जाल फेंकता है और कहता है कि जितनी मछलियां पकड़ी जाएंगी वे मछलियां हम आपको बेचेंगे। तो मात्र एक संभावना है, हो सकता मछली पकड़ी ना जा सके,
एक पकड़ी गई दो पकड़ी गई, यानी कि मछली के जाल माने जाल में फंसने वाली मछलियां हम बेचेंगे, इसका इसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक केवल पॉसिबिलिटी है कि कितनी मछली पकड़ी जाएगी और पकड़ी जाएगी कि नहीं। अब ये कोई कहेगी कि हम डंडा चलाएंगे और जो फल गिरेगा वह बेचेंगे, तो ये भी संभावना है, पता न डंडा दूसरी ओर जाए कि दिल्ली जाए कि दौलताबाद, कोई भरोसा है। दिल्ली फेंके तो कहाँ चला गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन मामलों में केवल संभावना है उनका ट्रांसफर करना संभव नहीं है। और कौन सी धारा रोकती है? 6A। ये काफी महत्वपूर्ण था। अब भी देखिए भाई, किसी उत्तरभाव्य शर्त के भंग होने के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार। तो किसी उत्तरभाव्य शर्त, तो पहले तो कंडीशन सब्सिक्वेंट देखना है, के कारण, भंग के कारण यानी कि ब्रीच के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार माने री एंट्री माने उसमें पुनः जाने का अधिकार मात्र उस संपत्ति के जिस पर तद द्वारा इस प्रकार प्रभाव या इफेक्ट पड़ा है, स्वामी के सिवाय किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता। यानी कि स्वामी अपने को भले अंतरित कर ले, तो आपका 2-3 दिन पहले बताया गया था धारा 5 में कि कोई व्यक्ति स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण कर सकता है कि नहीं। तो स्वयं शब्द कब जोड़ा गया पूछ ले, तो बताया गया था ना, कब जोड़ा गया? 1929। सबसे व्यापक संशोधन टीपीए में किस सन में हुआ? अब मिनी टीपीए किसे कहा जाता है कि संशोधन को? अब नए नए क्वेश्चन बनाइए, कभी आया नहीं लेकिन यही सब आएंगे अब, क्योंकि मिनी मिनी आपका। एक सेकंड भाई। भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको समझने का प्रयास करिए। और इसको आपका जो कंडीशन सब्सिक्वेंट होती हैं और प्रेसिडेंट, आज दोनों को समझा दिया जाएगा ताकि एकदम कंसेप्ट क्लियर रहे। देखिए आप पहले बेयर एक्ट एक बार पढ़ लिया जाए तब। किसी उत्तरभाव्य शर्त के भंग के कारण पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र उस संपत्ति के जिस पर तत्द्वारा मैंने इस प्रकार ना है तो बेयर एक्ट पर लिख लीजिए, इस प्रकार प्रभाव पड़ा है, स्वामी के सिवाय मैंने स्वामी अपने को तो ट्रांसफर कर सकता है, उसके सिवाय किसी अन्य को ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो आपका पुनः प्रवेश का अधिकार और पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र, दोनों में अंतर है। जो ये मात्र या वनली या केवल शब्द आगे लगा है, ये बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है। और इसको हम शुरू किए थे मात्र शब्द को कहाँ से बताना? पहले संविधान से। तो 3 एंगल से पहले इसको देखिए, तब आपका कंडीशन या शर्त बताई जाए और तब पेयर एक्ट की भाषा। पहले मात्र शब्द को समझिए, क्योंकि जो कंपटीशन में टेक्निकल क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 2 शब्द मैं बता रहा हूँ। कौन अंतरित नहीं किया जा सकता? पुनः प्रवेश का अधिकार, पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र। तो बताइए कौन ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें कौन ट्रांसफर हो जाएगा? बेयर एक्ट की भाषा एकदम क्लियर होनी चाहिए। कौन ट्रांसफर नहीं होगा बताइए? पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र। और यही शब्द रहे कि पुनः प्रवेश, तो ट्रांसफर होगा। क्यों होगा? इसका उदाहरण से हम बताएंगे, थोड़ा कठिन जरूर है, मैं नए लोगों के लिए समझने का प्रयास करिए। एक जगह से नहीं, कई जगह से उदाहरण देकर उसको समझाया जा रहा है। और पहला हम उदाहरण उठा रहे हैं आपका, कह सकते हैं कि संविधान से मात्र शब्द समझिए और तब टीपीए में हम आएंगे। दिमाग स्थिर करके समझिए, थोड़ा कठिन है। देखिए आपका
जो रिजर्वेशन पर महत्वपूर्ण या लीडिंग केस आया वह था इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल जाति, केवल धर्म या केवल, और भी है 7 चीजें हैं, एक ही उदाहरण लिया जाए, बहुत सातों नहीं, केवल जाति के आधार पर किसी वर्ग को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो अगर ये रहे मात्र या केवल या वनली जात, वह अलग है। और आपका केवल शब्द विफल हो जाएगा अगर उस जाति के साथ कुछ और जुड़ जाए। तो किस आधार पर जुड़ जाए? आपका कह सकते हैं कि अगर उस जाति के सभी लोग बैकवर्ड या पिछड़े हों तो किस रूप में पिछड़े हों, ये भी पूछा जाता है। तो सामाजिक और शैक्षणिक। तो केवल शब्द विफल हो गया जब जाति के साथ क्या जुड़ गया? सामाजिक और शैक्षणिक। तो अगर केवल जाति के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं, लेकिन कब रिजर्वेशन दिया जा सकता है? जब उस जाति के सभी लोग क्या हों? आपका सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या हो? पिछड़े। उसी प्रकार अब पहले तो कंडीशन देखा जाए। देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम या संविदा अधिनियम में जो कंडीशन या जो शर्त होती हैं वह शर्त 2 प्रकार की होती हैं। पहले शर्त समझिए, तब तो शर्त को भंग करा जाएगा भाई बिना शर्त के। एक कंडीशन प्रेसिडेंट, यानी कि पूर्ववर्ती शर्त। पूर्ववर्ती, उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती शब्द, पूर्ववर्ती। और एक कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी कि पश्चातवर्ती। पश्चातवर्ती पूर्ववर्ती शर्त का पालन आपका ये दिया गया है टीपीए की धारा 26 में। और पश्चातवर्ती शर्त के बारे में प्रावधान टीपीए में आगे पढ़ेंगे हम। टीपीए की धारा 29 में जो यूपी एमपी इत्यादि में पूछा जाता है कि किस शर्त का पालन सारतः या मुख्य रूप से करना है और किसका अक्षरशः करना है। तो दिमाग में बैठाए रहिए, पूर्ववर्ती शर्त का पालन सारतः भी काम कर जाएगा, लेकिन पश्चातवर्ती शर्त का पालन अक्षरशः वर्ड बाय वर्ड करना है, हल्का सा भी इधर उधर नहीं। तो एक पूर्ववर्ती शर्त का उदाहरण देखिए और एक पश्चातवर्ती शब्द का। तब पूर्ववर्ती शब्द को भंग कराया जाए और भंग कराकर आगे बढ़ा जाए। तो देखिए भाई, आपका माने उत्तरभाव्य शर्त। तो पहले पूर्ववर्ती शर्त देखिए, फिर पश्चातवर्ती को भाई कहा जाता है देखिए उत्तरभाव्य। अगर कोई पूछे कि उत्तर भाव्य मतलब कौन सा शर्त, तो पूर्ववर्ती नहीं। उत्तर भाव्य मतलब क्या? बाद वाली। भाई पूर्ववर्ती नहीं, उत्तर भाव्य शर्त, यानी कि कंडीशन सब्सिक्वेंट, यानी कि पश्चातवर्ती। एक एक उदाहरण दोनों पर देखिए। देखिए, एक दिन मैं उदाहरण बताया था, फिर पूर्ववर्ती शर्त पर एक बार उदाहरण बताना, दोनों पर एक एक उदाहरण। और तब भंग कराया जाए पश्चातवर्ती शर्त को और तब री एंट्री कराया जाए। लेकिन सबसे पहले दोनों शर्तों को एक एक लाइन समझिए, तब तो भंग कराया जाएगा। पूर्ववर्ती शर्त का पालन करने पर हित मिलता है, यानी कि इसे हित निहित होने का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे कि आपका मगरमच्छ का उदाहरण मैं 2-3 बार बताया हूँ, फिर वही उदाहरण बता रहा हूँ। ये शुद्ध रूप से कंडीशन प्रेसिडेंट या पूर्वभाव्य शर्त या पूर्ववर्ती शर्त पर आधारित है। फिर एक बार उदाहरण देखिए। ये एक व्यक्ति है और वह शर्त लगाता है कि जो व्यक्ति इस मगरमच्छ से भरे तालाब को तैरकर पार कर जाएगा उसे मैं 1 लाख रुपये का इनाम दूंगा। तो बताइए, पहले इनाम मिलेगा यानी कि हित मिलेगा कि पहले तैर कर पार करना है? तो ये कौन सी शर्त संविदा में हुई? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती शर्त का पालन वर्ड बाय वर्ड किया जाएगा कि सारतः किया जाएगा?
पूर्ववर्ती शर्त के बारे में टीपीए की कौन सी धारा 26 कौन सी। अब आइए शर्त का पालन कराइए तभी तो हित मिलेगा। एक आदमी छपाक से आपका यानी कि बहुत तेजी से, जैसे कहा जाता है कि पलक झपकते ही, यानी कि नजर भी नहीं आया किसी को, यानी कि जैसे कई लोग यहाँ से छपाक से गायब हो जाते हैं, सर भी नहीं देख पाए कि कब निकल गए, तो उसी प्रकार आपका छपाक से यानी कि बहुत तेजी से तालाब में कूदा और मगरमच्छ पीछा कर रहे हैं और बहुत तेजी से कभी डूब रहा था कभी ऊपर तैरते हुए आपका उस पार निकल गया, तो शर्त पूरी कर दिया आपका, तो वह 1 लाख का क्या हो गया हकदार। तो हित निहित होगा शर्त पूरी होने में कि समाप्त। निहित माने उसे कितना मिल जाएगा 1 लाख। तब तक आगे भी कहानी बता दिया जब वैसे पूर्ववर्ती शर्त हो गई, लेकिन एक लाइन तब तक आपका मीडिया वाले आ गए और फोटो वोटो खींचने लगे, पूछे कि भाई आपका इतना बहादुरी का काम कैसे कर दिए, तो बेचारा आवाक था, अभी तो जान बची थी क्या कहे। तब तक आपका उसकी पत्नी आई और पत्नी आई कही कि ये जो निकम्मा है आपका दिन भर सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर पर व्यस्त रहता है, काम वाम करता नहीं, हम ही धक्का दिए थे, मर जाता तो आपका बीमा वाला 1 लाख मिल जाता और जिंदा बचता तो 1 लाख क्या मिल गया इनाम। यानी कि अब दोनों हाथ में लड्डू हो गए। अब भाई यानी कि जबरदस्ती धक्का दिया गया तो अपना किसी तरह तैर कर, तो चाहे किसी तरह तैर कर पार तो हुआ बैतरणी, तो मिल गया 1 लाख। अब ये पूर्ववर्ती शर्त रही। अब पूर्ववर्ती शर्त आपका पश्चातवर्ती एक उदाहरण। पश्चातवर्ती शर्त का अगर पाल भंग किया जाता है तो हित जो मिलता है वह समाप्त हो जाता है। आपका याद रखिए, हित जो मिला है वह क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः कानून ये कहता है कि पश्चातवर्ती शर्त का पालन अक्षरशः या वर्ड बाय वर्ड या शब्दशः किया जाना चाहिए। तो आइए शब्दशः कराया जाए। एक मान लीजिए ये ससुर जी हैं, अपनी लड़की बी का विवाह सी से करते हैं और एक फ्लैट देते हैं आपका दामाद जी को, दामाद जी मतलब कौन, सी को, लेकिन एक शर्त लगाते हैं, हित मिल गया फ्लैट दे दिए लेकिन एक कंडीशन लगाए कि यदि तुम मेरी बिटिया को डाइवोर्स दोगे तो ये जो प्लाट है ये तुमसे छिन जाएगा और किसके में निहित हो जाएगा, बिटिया को चला जाएगा उसके नाम। तो ऐसी दशा में अब बताइए, अब इस शर्त का पालन सार्थक होना चाहिए कि अक्षरशः। तो कौन डाइवोर्स दे, बिटिया दे कि माने पति दे, पति, बिटिया देगी तो नहीं, डाइवोर्स ये दे। और जैसे ही सी डाइवोर्स देगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सलरेशन यानी कि इसी को याद रखिए, त्वरितता का सिद्धांत लागू होगा, त्वरण शीघ्रता का, एक्सीलेटर का, और धारा 27 टीपीए की बताई जाएगी और तुरंत ये प्लाट ये जो संपत्ति है किसमें निहित हो जाएगी, बी। बताइए पश्चातवर्ती शर्त का पालन करना हित निष्फल कर देगा कि सफल। मैंने हित छीन जा रहा है सी से कि मिल रहा है, छीन जा रहा है, भाई क्या हो रहा है सी से, और ये प्लाट किस में चला गया, बी को। तो पश्चातवर्ती शर्त के भंग करने पर हित जो मिला है वो छीनता है। अतः ऐसी शर्त का पालन आपका शब्दशः या वर्ड बाय वर्ड होना जरूरी है। हम नहीं बता रहे हैं ये टीपीए की धारा पूर्ववर्ती में कौन सा 26 और पश्चातवर्ती में कौन सा 29। अब आइए देखा जाए भाई आगे, अब बेयर एक्ट की भाषा पर उठाया जाए। किसी उत्तरभावी शर्त के भंग के कारण, तो उत्तरभावी जो शर्तें होती हैं या आपका पश्चातवर्ती शर्तें ज्यादातर पट्टे में मिलती हैं। याद रखिए पट्टे में। देखिए दूसरा उदाहरण, अब शर्त जान लिए हैं अब आसानी रहेगी। ए ने बी को अपनी जमीन पट्टे पर दी और कहा कि तुम केवल आपका यूज करोगे, इस पर कोई निर्माण नहीं करोगे, यानी कि मकान न बनाना। अगर तुम मकान बनाते हो यानी कि शर्त का
क्या करते हो उल्लंघन, तो इस जमीन पर मैं री एंट्री कर जाऊंगा। री एंट्री मतलब तुमसे ये जमीन छुड़वा के और मैं पुनः इस पर क्या कर जाऊंगा, प्रवेश, यानी कि मैं अपना कब्जा जमा लूंगा। तो ऐसी दशा में जो ये ए ने ये जो शर्त लगाई है कि हम माने पुनः प्रवेश करने का हमारा जो अधिकार है वह बना रहेगा। कब? जब तुम आपका इस शर्त का यानी कि जमीन पर जब तुम क्या बनाओगे, मकान। तो बताइए, अगर भी उस जमीन पर मकान बनाना शुरू कर दिया तो पश्चातवर्ती शर्त का पालन मैंने भंग किया, और जैसे ही पश्चातवर्ती शर्त भंग हुई, एक को अधिकार है कि बी को इस जमीन से क्या करे, बेदखल करे और इस जमीन पर अपना कब्जा जमा ले। कब्जा जमा ले को लीगल भाषा में हम क्या कहेंगे, री एंट्री कर ले, यानी कि पुनः प्रवेश। अब देखिए, ये पुनः प्रवेश का अधिकार, अगला शब्द लिखा है मात्र, यही शब्द, यानी कि क्या ये अपने पुनः प्रवेश के अधिकार मात्र को किसी अन्य को ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं? नहीं। अब ये शब्द आया कि पुनः प्रवेश का अधिकार और पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र, दोनों एक एक उदाहरण से बारीकी बातें समझिए भाई, थोड़ा कठिन तो है टीपी है। देखिए बारीक बात क्या है। अगर ए कहता है सी से कि हे सी, हाँ माने हम नहीं पुनः प्रवेश करेंगे, तुम जाकर अब बी को हटाकर क्या करो, उस जमीन पर कब्जा जमा लो, तो ये पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र होगा और ए इस अधिकार को किसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, सी को। हाँ, अपने को ट्रांसफर कर ले कि हम अधिकारी हैं, हम बी को हटाएंगे और क्या करेंगे, इस जमीन पर हम कब्जा। लेकिन ये अधिकार जो ए का है, पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र किसको ट्रांसफर ए नहीं कर सकता, सी को, क्योंकि धारा 6 का खंड बी इस पर क्या लगाता है, पूरी तरह रोक। अब मात्र शब्द कैसे हटाया जाएगा, अब उसका उपाय देखिए। अगर ए चाहता है कि सी को री एंट्री का अधिकार दे दें, तो केवल री एंट्री के अधिकार से मामला नहीं बनेगा। तो एक उदाहरण देखा जाए दूसरा। ए ने क्या काम किया कि ए ने ये जो जमीन थी, इस जमीन को सी को बेच दिया और कहा कि हम तुम्हें विक्रय कर दे रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, तुम अब स्वामी हो गए और जाओ बी को हटाकर और तुम क्या लो, कब्जा। तो आप लोग खुद बताइए, केवल पुनः प्रवेश का अधिकार ट्रांसफर किया गया कि स्वामित्व भी? तो केवल शब्द अब बना रहेगा कि विफल हो गया, विफल। यानी कि अगर के पुनः प्रवेश का अधिकार मात्र नहीं बल्कि और भी अधिकार दे दिए गए स्वामित्व के, तो अब केवल शब्द का कोई मतलब नहीं है। जैसे कि संविधान में हमने बताया केवल जाति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं, लेकिन केवल शब्द विफल हो जाएगा कब, अगर वह जाति किस रूप में पिछड़ी हो, आपका सोशल और एजुकेशनल। तो अब भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो उदाहरण मैं बता रहा हूँ, ये उदाहरण कहाँ देखने को मिलते हैं, पट्टा में, ज्यादातर किस मामले में, सी। देखिए भाई, कोई सुखाधिकार अधिष्ठायी स्थल से पृथकतः अंतरित नहीं किया जा सकता। कोई सुखाधिकार यानी कि इजमेंट अधिष्ठायी स्थल यानी कि जहां उसका यूज किया जा रहा है उससे पृथकतः यानी कि उससे अलग, सेपरेट, ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी कि अंतरित नहीं किया जा सकता। फिर आपका अब सुखाधिकार बताना पड़ेगा, तब न इसका ट्रांसफर पर रोक लगाई जाए। देखिए, सुखाधिकार अधिनियम, असल बात कई अधिनियमों में जाना पड़ रहा है। दिक्कत ये है कि सुखाधिकार जब तक जानेंगे नहीं भाई, 2 लाइन तो हम पढ़ा के निकल ही जाते। लेकिन मेन है कि इजमेंट आना तो चाहिए कि क्या है, कम से कम एक दिमाग में बैठा रहना चाहिए। इजमेंट या सुखाधिकार, देखिए भाई, सुखाधिकार का मतलब हुआ कि अगर पास पास दो संपत्तियां हैं, ये संपत्ति नंबर 1 और संपत्ति नंबर 2,
तो एक संपत्ति दूसर एक संपत्ति के माने किसी संपत्ति का अच्छे से प्रयोग किया जाए, इसके लिए वह संपत्ति दूसरी संपत्ति पर जो बगल में है उस पर कुछ अधिकार रखती है, और उसी को हम एक लाइन में इजमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि रास्ता यहाँ तक आया है और संपत्ति ये अभी दो संपत्ति हैं, यहाँ से रास्ता क्या है ब्लॉक, तो इस दूसरी नंबर संपत्ति का ये अधिकार है कि ये पहली नंबर संपत्ति से क्या प्राप्त करे, रास्ता। भाई सीवर लाइन जाएगी, आपका बिजली के तार इधर से जाएंगे, आपका माने नल का माने कह सकते हैं नल जाएगा, और आपका प्रकाश जाना चाहिए, हवा जाना चाहिए। तो अब समस्या ये है कि मान लीजिए संपत्ति नंबर 2 ए की थी और बी को यह बेच रहा है। किसको बेचा? तो क्या ये कह सकता है कि संपत्ति मैं यहाँ बेच रहा हूँ और सुखाधिकार तुम जाकर हवा लेना यहाँ? नहीं, क्योंकि संपत्ति के अच्छे यूज के लिए सुखाधिकार तो संपत्ति के साथ क्या रहता है, जुड़ा रहता है, उसको अलग से ट्रांसफर किया ही नहीं जाता। अगर ये संपत्ति है तो इसके इजमेंट के लिए रास्ता चाहिए, भाई प्रकाश चाहिए, हवा चाहिए, आपका पाइपलाइन है, बिजली के तार हैं, और भी आपका सीवर लाइन है, ये इसी जमीन से तो जाएगा, नहीं तो इसका रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक। तो सुख क्या अब इस जमीन का ट्रांसफर किया जा रहा है तो सुखाधिकार कहेगा मालिक कि यहाँ मेन रोड पर आकर हवा लीजिए उसी मकान में लीजिए, मेन रोड पर नहीं, आप उसी मकान में रहिए। और यानी कि कुल मिलाकर इजमेंट को अलग से आपका ट्रांसफर जहां संपत्ति है उसको अलग से नहीं किया जाता है। ये नहीं कि आप दूसरे स्थान पर ले लीजिए इजमेंट, आपका इजमेंट तो संपत्ति के अच्छे उपभोग के लिए होता है। और जब सेक्शन 8 पढ़ेंगे, यानी कि जब धारा जब आप धारा 8 पढ़ेंगे अभी 2-4 दिन बाद, तो उसमें स्पष्ट बताया जाएगा कि संपत्ति के साथ साथ कौन ट्रांसफर अपने आप हो जाएगा, सुखाधिकार। अगला देखिए भाई, आपका सी हो गया। चौथा देखिए डी, भावी। हाँ देखिए भाई, आपका संपत्ति सी देखिए, हाँ डी देखिए, संपत्ति में का ऐसा हित जो उपभोग में स्वयं स्वामी तक ही निर्बंधित है, उसके द्वारा अंतरित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब समझिए, यानी कि किसी ने दूसरे व्यक्ति को संपत्ति दी है और कहा है कि केवल और केवल आप ही इसका उपभोग करेंगे और आपको ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं। तो ऐसी दशा में आप केवल उपभोग कर सकते हैं, न तो उसे बेच सकते हैं, न दान दे सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि केवल और केवल स्वामी ही उसका यूज कर सकता है, दूसरा आदमी नहीं। और स्वामी को उस संपत्ति के ट्रांसफर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। इसका उदाहरण देखिए, दिमाग में नहीं आ रहा है, कल फिर बता देंगे, आगे देखा जाए। भाई एक दो उदाहरण मिस भी हो जाते हैं, एक दो उदाहरण बताना चाहिए, तो कल हम फिर दिमाग में आएगा तो बता देंगे। देखिए आगे, अगला आपका डी डी देखा जाए, घ घ, भावी भरण पोषण का अधिकार, चाहे वह किसी भी रीत से उद्भूत, प्रत्याभूत या अवधारित हो, अंतरित नहीं किया जा सकता। यानी कि जो भावी रख रखाव या भविष्य में जो मेंटेनेंस मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह से मिले, उसका ट्रांसफर संभव है कि नहीं, संभव नहीं। अब 2-3 उदाहरण देखिए। मान लीजिए पत्नी है और पत्नी को अधिकार है कि अपने पति से वह मेंटेनेंस मांग ले, भरण पोषण, या जब जाएंगे आप वहाँ आपका माने झारखंड में तो आपका रख रखाव लिखता है, यानी कि सामान्य भाषा में गुजारा भत्ता। अब आइए, पत्नी को अधिकार है कि ये पति से गुजारा भत्ता मांग ले, पत्नी ने मुकदमा कर दिया।
अब क्या पत्नी इस गुजारा भत्ता का ट्रांसफर किसी अन्य को कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते, मिलने से पहले नहीं। यानी कि भरण पोषण की जो राशि होगी, आपका भावी भरण पोषण की जो मैंने भविष्य में मिलने की जो संभावना है, उसे पत्नी ट्रांसफर ही नहीं कर सकती, क्योंकि भरण पोषण व्यक्तिगत होता है। पत्नी के भरण पोषण के लिए दिया जाता है, रख रखाव के लिए। और अगर ट्रांसफर करने की छूट दे दी जाए तो तमाम समाज के लोग पति के खिलाफ मुकदमा लड़वाएंगे पत्नी से, और कहेंगे कि जब मिलेगा तो क्या करना, हमें पैसा पति से दे देना। तो भावी भरण पोषण का अधिकार ट्रांसफर होगा कि नहीं? नहीं होगा। लेकिन जो भरण पोषण की राशि मिल गई, अब उसका पत्नी जो करे उससे थोड़ा मतलब है। भाई मान लीजिए पति से 3,000 रुपया मिल गया, पत्नी के खाते में आ गया, तो खाते में आ जाने के बाद वो जो चाहे सो करे, चाहे 2 बूथ पिए और चाहे 4 बूथ पिए, और चाहे पूरा लुटा दे, या पूरा का मेकअप कर ले, फाउंडेशन कोर्स कर ले, कोई मतलब नहीं है। उस समय मतलब नहीं, उसका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जब तक इसे क्या किया हो, मिला हो कि ना मिला हो, जब तक ना मिला है वो भावी ही रहेगा। और जैसे इसे मिल गया हाथ में, उसके बाद कोई रोक टोक नहीं। भाई ये ना कहेगा कि मिल गया तो भोजन करे, 2 बूंद भी ले सकते हैं, 4 बूंद भी, यानी कि आपका दम पर दम मारे मारे जाओ, तमाम चीजें हैं भाई। तो उससे तो फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर रखिए, जो भरण पोषण की रकम मिल चुकी है उसके ट्रांसफर पर कोई रोक नहीं। लेकिन जो भविष्य में क्या होने वाली है, अभी मिली नहीं, क्या होने वाली है, मिलने वाली है, उसका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। चाहे माता पिता हो, चाहे बच्चे हो, या कौन हो, पत्नी हो, उससे मतलब नहीं। अगला देखिए आपका, आगे देखिए आपका, वाद लाने का अधिकार मात्र अंतरित नहीं किया जा सकता। ये भी काफी महत्वपूर्ण है और इसको भी खूब पूछा जाता है। सूट फाइल करने का अधिकार मात्र, यानी कि वाद दायर करने का अधिकार मात्र। अब मात्र या ओनली शब्द फिर यहाँ काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए आपका कंपटीशन में हल्का सा एक शब्द छोड़ेगा, जो शब्द छोड़ता है, वाद दायर करने का अधिकार लिख देगा एक ऑप्शन में, और दूसरे ऑप्शन में वाद दायर करने का अधिकार मात्र। तो बताइए किसका ट्रांसफर संभव नहीं है? कौन सा ऑप्शन मारेंगे, वाद लाने का अधिकार कि वाद लाने का अधिकार मात्र? हाँ, अब वाद लाने का अधिकार और वाद लाने के अधिकार मात्र में अंतर समझिए। आपका अंतर इसको समझना है थोड़ा अच्छे से, देखिए ध्यान से। देखिए भाई एक उदाहरण मान लीजिए, बी ने ए को नुकसान पहुंचाया है, टाट में ही चला जाए, उदाहरण कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा हटाया जाए, दूसरे भाई कानून में भी चले। ए ने बी को नुकसान पहुंचाया है, तो ए हकदार है कि इस नुकसान की भरपाई के लिए बी के विरुद्ध क्या ला सके, वाद और मुआवजा वसूल सके। ये किसका हक है? तो ए लाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ए ये कहता है सी से कि हे सी, मैं जो वाद लाने का अधिकार मात्र है, यानी कि केवल मुकदमा लाने का अधिकार तुम्हें दे रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। तुम केवल बी के खिलाफ क्या लाओ, वाद, केवल वाद लाओ। अब पैसा कौन लेंगे? तब केवल सी क्या लाएगा, वाद, लड़ेगा, अब पैसा पाएगा, पैसा जो मिलेगा वो कौन लेगा, ए। तो क्या ये संभव है कि सी केवल वाद, माने ए केवल वाद लाने का अधिकार ट्रांसफर कर दे बी सी को? नहीं। लेकिन केवल शब्द विफल हो जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब केवल शब्द कैसे हटा देंगे, तो जब वाद लाने का अधिकार भी और मुआवजा पाने का अधिकार दोनों क्या कर दिया जाए, ट्रांसफर। तो ट्रांसफर कराइए। ए सी को कहता है, अंतरित करता है कि हे सी, तुम बी के खिलाफ वाद भी लाओ,
हम तुम्हें वाद लाने का अधिकार भी ट्रांसफर करते हैं। और इसी के साथ कुछ न कुछ तो जोड़ना ही पड़ेगा, क्या पाने का अधिकार, और तुम ही मुआवजा भी पाओ, और तुम ही वाद भी लाओ, और हमें बस 1,000 रुपया दे दो, हम अपना आराम से रहेंगे और तुम किससे लड़ना, से जब गवाही के लिए बुलाओगे तो हम आ जाएंगे। तो बताइए, केवल वाद लाने का अधिकार ट्रांसफर किया गया कि और कुछ? तो उसमें और कुछ में क्या था? तो उसमें मुआवजा पाने का अधिकार। तो यहाँ मात्र या केवल शब्द विफल हो जाएगा, क्योंकि केवल वाद लाने का अधिकार ट्रांसफर नहीं हुआ, बल्कि मुआवजा पाने के अधिकार को भी क्या कर दिया गया। फिर वही संविधान, केवल जात के आधार पर रिजर्वेशन नहीं। केवल शब्द हम बार बार विफल करा रहे हैं उदाहरण द्वारा। और कब हो सकता है? जब उस जात के लोग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या हो, पिछड़े। अगला देखिए भाई आपका, अगला देखिए, लोक पद अंतरित नहीं किया जा सकता, और न लोक अफसर का संबलम्ब, संबलम्ब मने वेतन भाई, ना है तो लिख लीजिए। संबलम्ब का मतलब जो वेतन इत्यादि मिलता है, बैरक में ना है तो लिख लीजिएगा। संबलम्ब उसके देय होने के चाहे पूर्व या पश्चात अंतरित नहीं किया जा सकता। यानी कि अब दो तीन बातें इसमें मिली। लोक पद का अंतरण नहीं हो सकता, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पब्लिक ऑफिस है, यानी कि उसका ट्रांसफर नहीं होगा। पब्लिक ऑफिस का मतलब कि नौकरी। देखिए क्यों इसके अंतरण पर रोक लगाई गई। जैसे कि आप लोग हैं भाई, लोक पद के अंतरण पर इसलिए रोक लगाई गई है कि जो व्यक्ति सरकारी नौकरी, अब आसान भाषा में देखिए, लोक पद अब छोड़ दीजिए, लोक पद तो समझ ही लिए हैं, अब आसान भाषा में, अब जो व्यक्ति सरकारी नौकरी पाता है वह अपनी बुद्धि के आधार पर पाता है, कौशल के आधार पर, क्षमता के आधार पर पाता है, न कि दूसरे की बुद्धि कौशल के आधार पर। अतः ऐसी दशा में अगर इन पदों को ट्रांसफर करने की छूट दे दी जाए तो कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पाएगा और उस नौकरी को ट्रांसफर कर देगा अपने भाई को या किसी अन्य को। और ये संभव नहीं है, क्योंकि जो पद पाया जा पाता है व्यक्ति, वह अपनी मेहनत पर पाता है, अपनी बुद्धि के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर, दूसरे की बुद्धि के आधार पर नहीं। और ट्रांसफर करने की छूट दे दी जाए तो लोक पद का विक्रय शुरू हो जाएगा और कंपटीशन वाले ध्वस्त हो जाएंगे। आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, पहले से ही लोग आपसे करार किए रहेंगे कि जब नौकरियां पा जाना तो क्या करना, हम हमको स्थानांतरित कर देना। भाई यही तो कहेंगे लोग। आपका 10 लाख मान लीजिए वेतन है, या 2 ही लाख है, तो आपका 1 लाख में करार करा के तो इसलिए फिर मैं बता दूं कि लोक पद व्यक्तिगत अहर्ता पर, पर्सनल क्वालिटी पर आधारित होता है। यानी कि आसान भाषा में, आपका इलाहाबाद में जो बाबा थे, यानी कि आपका कई कुंभ नहाए थे, और कई आपका कह सकते हैं कि कुंभ नहाने के बाद नौकरी लास्ट में पाए, और अब हुआ कि ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि जवानी में इतना मेहनत किया तो क्या बुढ़ापे में ट्रांसफर कर दे नौकरी? यानी कि बेचारा वैसे भी बीसा बीसा हो गया। दो ही रखा जाए, 20 20 मतलब कितना? तो 40 के बाद तो नौकरी पाया, 40 के एज में, अब क्या ट्रांसफर कर दे? तो लोक पद का ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं? ना तो विक्रय होगा, न दान होगा, कुछ नहीं होगा। आप इस्तीफा देकर घर जाइए, ये कहेंगे कि हमारे बेटवा इस स्थान पर रह जाए, हमारी पत्नी रह जाए, ये संभव नहीं है। दूसरा देखिए, जो लोक सेवक का आपका जो वेतन है, चाहे मिलने के पूर्व या मिलने के पश्चात, क्या उसका ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं? नहीं हो सकता। तो इस पर उदाहरण देखिए भाई,
जो वेतन दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है कि वह व्यक्ति कार्य कर रहा है और वेतन का ट्रांसफर संभव नहीं। हाँ, ये आपका वेतन का ट्रांसफर संभव नहीं है। अब ये कोई नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई पीसीएसजे में मैंने नियुक्त हो गया और ये करार कर ले किसी से कि हम तुम्हें अपना वेतन ट्रांसफर करते हैं, जो भी पैसा आएगा तुम्हारे खाते में जाएगा, चाहे मिलने के पहले ही ट्रांसफर कर दीजिए या करार कर लीजिए कि मिलेगा तब ट्रांसफर करेंगे, ये संभव नहीं। क्योंकि दोनों दशाओं में वेतन मिलने के पूर्व भी और मिलने के पश्चात भी जो ट्रांसफर करने का करार होगा वह करार आपका वाइड एब इनिशियो होगा, प्रारंभतः क्या होगा सो। अब वो अलग बात है कि भाई आपका हाथ में पैसा आ जाए तो फिर वही कहानी चाहे जो करिए, लेकिन लिखित में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपके हाथ में पैसा आ जाए तो चाहे 2 बूंद लीजिए या 4, उससे मतलब नहीं, लेकिन आप ट्रांसफर उसका नहीं कर सकते। हाँ, आप सोच रहे हैं कि वेतन से लोन हो तो पैसा लिया रहता है व्यक्ति और लोन में क्या करता है करता, ये नहीं कि आप ट्रांसफर करते, आपकी सहमत से वह उतना पैसा आप देते हैं, मिलने के बाद तो लोन में क्या रहता है कटता रहता है। आगे देखिए भाई, आपका वृत्तिकाएं जो सरकार के सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक और सिविल पेंशन भोगियों को अनुज्ञात हो और राजनैतिक पेंशनें अंतरित नहीं की जा सकती। ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैं बता दूं। पेंशन, आइए भाई, पेंशन का जो सिद्धांत है इसको थोड़ा देखा जाए, तब इस बिंदु को देखा जाए। जो ये पेंशन का आपका नियम है इसको थोड़ा जूरिस्प्रूडेंस से उठाइए भाई। जो लोग नए हैं थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि आपका वित्त शास्त्र कुछ नहीं जानते हैं, तो थोड़ा बहुत आपका जूरिस्प्रूडेंशियल बेस बताने में आपको समझने में कम आ सकता है। ये समस्या है नए लोगों के साथ, लेकिन फिर भी प्रयास करिए कि जितना लेक्चर दिया जाए उतना तो तैयार रखिए। देखिए, रास्को पाउंड ने आपका कह सकते हैं कि 8 संकल्पनाएं दी, यानी कि 8 ऐसी बातें रास्को पाउंड विद्वान था, वह बताया कि जो समाज के लोग हैं वह राज्य से इन 8 बातों की आशा करते हैं कि राज्य हमारे लिए ये करेगा। उसमें एक जो बात है उसमें ये बात है कि हमारे बुढ़ापे में राज्य सहयोग करेगा और कुछ क्या करेगा, धन देगा। तो बताइए, बुढ़ापे में धन देना भारत में राज्य दे सकता है कि नहीं? तो कौन सा अनुच्छेद है संविधान का डीपीएस में जहाँ की बेकारी में और बुढ़ापे में, बेकारी में बेरोजगारी भत्ता और बुढ़ापे में वृद्धावस्था पेंशन 47 46 है क्या? देखिए तो, देखिए हम भी थोड़ा भाई कंफ्यूज है, उसको देखे तो 46 है कि 41 एक बार देख लीजिए भाई। 43 एक बार देखिए तो, कुछ दशाओं में देखिए, पूरा एक बार पढ़िए तो। हाँ ठीक है, बेकारी बुढ़ापा बीमारी सब है इसी में, यानी कि सब योजना 41 में पूछा गया था एक बार, बेरोजगारी भत्ता तो 41 है भाई। देखिए फिर आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 41 में राज्य का ये कर्तव्य बताया गया है कि राज्य बुढ़ापे में सहायता करे। पेंशन का जो सिद्धांत आया, अब तो पेंशन खत्म है, फिर आपका आपका माने मांग चल रही है, और अखिलेश जी ने वादा भी किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। लेकिन पेंशन का पहले कंसेप्ट कंसेप्ट देखिए क्या है। पेंशन का कंसेप्ट ये है कि जब व्यक्ति जवानी में सरकार का काम किया
तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि जब वह रिटायर हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो सरकार उसको सहयोग करे। यानी कि आपका पूरा समय तो आपका हम कार्य किए, तो बुढ़ापा में आप भी हमें क्या दीजिए, कुछ पैसा दीजिए, ताकि हमारा भी काम चलता रहे। पेंशन का मुख्य सिद्धांत ये है कि जवानी में सरकार के काम आए, तो बुढ़ापा में सरकार भी उसके क्या आए, काम आए। ये मुख्य ध्येय था। और ताकि इधर उधर दर दर भटकना न पड़े, भीख न मांगनी पड़े, और पैसा मिले तो हम आराम से बुढ़ापा अपना बिताएं। लेकिन सरकार ने क्या किया भाई आपका, कि पेंशन की जो योजना थी वो समाप्त कर दिया। यानी कि जो जितनी नई भर्तियां हो रही हैं, पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग योजना समाप्ति के पहले आपका भर्ती हुए थे, उन्हें पेंशन मिलेगी। पेंशन की मांग बहाली की चल रही है। अब जो पेंशन मिलती है, वह इसलिए मिलती है कि वह जवानी में काम किया है उसके एवज में मिलती है। अतः पेंशन के ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। अगर पिताजी पेंशन पाते हैं, तो ये नहीं कह सकते कि हमारा बेटवा पाएगा आज से, हम नहीं, ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब आप सुने होंगे कि सरकार को पेंशन बेच दी गई। मैंने सुनेंगे ना कि आधी पेंशन उसने क्या किया। तो गलत शब्द है, सरकार को बेची नहीं जाती। सरकार एक स्कीम चलाती है कि आप 15 साल की जो पेंशन है, उसका आधा या एक तिहाई एक मुश्त ले ली। भाई बाध्यकारी नहीं है, आप बाध्य नहीं है। सरकार बाध्य नहीं कर सकती कि पेंशन एक, जैसे कि मान लीजिए 3,000 पेंशन मिल रहा है, तो सरकार एक योजना लॉन्च की है कि जो रिटायर हो रहा है, अगर वो चाहे तो इसमें से एक तिहाई माने 1,000 पेंशन, और कितने वर्ष की, 15 साल की पेंशन आपका एक मुश्त ले ले। माने एक ही बार हम तुरंत दे दे रहे हैं। अब बचा आपका कितना भाई, 2,000। और 2,000 रुपया वो क्या करता रहे, मंथली लेता रहे। उसमें देखिए फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा ये है कि हो सकता है पेंशन मिलने के 2 दिन बाद लुढ़क गए, तो एक तिहाई तो आ गया। और नुकसान ये है कि अगर ज्यादा दिन तक जिंदा रहे या क्या, तो आपका वैसे ज्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ये सर पेंशन कोई व्यक्ति अपनी विक्रय नहीं किया, मैं बता दूं। एक तो सरकारी योजना का उस व्यक्ति ने क्या किया, लाभ उठाया। ये न कहेगा कि बेच दिया। पेंशन तो उसे मिली ही, लेकिन कुछ हिस्सा एक ही बार में क्या हुआ, मिली। पेंशन इस कारण से ट्रांसफर करने पर क्या लगा दी गई है, रोक। चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो। अब आइए, अब जो ये राजनैतिक और स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मिलती है, उसके भी ट्रांसफर पर रोक लगा दी गई है। इसका मतलब ये भी कारण वही है कि जो व्यक्ति अंग्रेजों के जमाने में तार तोड़ा था, बिजली के खंभे उखाड़ दिया था, रेल का पटरी उखाड़ दिया था, टेलीफोन का तार काट के भाग गया था, तो उन्हें असली स्वतंत्रता सेनानी कहा गया, फ्रीडम फाइटर। और जब भारत आज़ाद हो गया, तो उन्हें सरकारी नौकरियों में उनके पुत्र पुत्री नाती को आरक्षण भी दिया गया, और उनको राजनैतिक पेंशनें भी दी गई। तो क्या वे लोग इस पेंशन को ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं? नहीं। बच्चा थोड़े किया कि जाकर तार तोड़ा है। वो अंग्रेजों का जमाना था, उस समय तार तोड़ना अच्छा माना जाता था, कानूनन नहीं। अंग्रेज अब इस समय तार तोड़िए, अब आज़ाद हैं, तो वो जो आदत बनी हुई है कि रेलवे ट्रैक जाम कर दिया जाए, पुल को रोक दिया जाए मोदी जी जैसे, ताकि काफिला रुक जाए। आपका भाई तमाम चीज़ें आ रही हैं मीडिया में, वो अलग बात है। काफिला रोक दिया जाए, पुल को जाम कर दिया जाए, तो अब वो जमाना गया। अब जेल जाएंगे, पेंशन नहीं मिलेगी। अंग्रेजों अंग्रेजों के जमाने में उसमें देखिए हुआ क्या लास्ट में। उसमें होता ये था कि जो प्रभावशाली लोग थे, आपका तार और काट के और आपका रेलवे लाइन तोड़ ताड़ के भाग जाते थे। और एफआईआर जो दर्ज होती थी,
वह जो पुछल्ले लोग गांव में बचे रहते थे, पुलिस उन्हीं को गिरफ्तार करके ले जाती थी और मुकदमा कायम हो गया। तो असली जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो तो डर कर क्या हो गए, और जो नकली वाले ज्यादा थे उनका नाम था लिस्ट में। तो सरकार ने स्वतंत्रता के बाद नाम देखा और उन्हीं को क्या मिलने लगी, और वो जबरदस्ती पकड़ लिए गए थे। मैंने 50% लोग ऐसे थे, मैं बता दूं। क्योंकि जो जैसे कि हंगामा भी होता है, बवाल भी होता है, तो जो पुलिस पर पत्थर मारा वो पहले भागता है, और जो पीछे रहते हैं वो जान ही नहीं पाते, वहीं लठियाए जाते हैं। तो भाई कल और क्लास कल चलेगा भाई, 1-2 दिन में और शेड्यूल सही होगा थोड़ा। एक तो शाम वाली क्लास अभी बुधवार तक भाई बंद रहेगी, क्योंकि बुधवार के बाद हम खाली हो पाएंगे। तो ये मैसेज हम डाल देंगे, आप लोग जो आते हैं शाम को लोग ना आइए, बुधवार तक बंद रहेगा, यानी कि 10, 11,